Good morning, students. Welcome back to my channel, Ranit Kumar Dubey and Keshav. Let's learn today about relative pronoun. That is one of the most important pronouns. समस्या ये रहती है इसमें बच्चों की, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसका कहाँ पर यूज करें रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। जो ये इनकी संख्या है वो करीब करीब 8 है और इन्हीं का प्रयोग किया जाता है मोस्टली जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सही यूज नहीं होने के का ज्ञान नहीं होने के कारण आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज सीखते हैं वही। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऑल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ क्रमशः आपको मिलते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस लेकर के मैं चल रहा हूं। ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आपके लैंग्वेज पर भी महत्व रखेगा। और ख़ास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और हर एक एपिसोड को देखिएगा क्योंकि मैं लॉजिकली पढ़ाता हूँ। हर पॉइंट पे मैं फोकस करता हूँ कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तो और अगर आपकी क्वेरी है कुछ उसमें विशेष चीज़ अगर समझना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और है जो अब तक आप सोचते रहे हैं कि ये कैसे होता है और उसका अब तक आपको जवाब नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं बताने का कोशिश करूँगा। आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउंस देखो, कोई भी टाइटल है तो वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। रिलेटिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका जो बेस फॉर्म है वो है रिलेट। रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। रिलेट से संबंध, जानते हो कि रिलेट से रिलेशन बना है, संबंध बना है। वैसे ही आई भी ई सफिक्स लगने से एडजेक्टिव बन जाता है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो किस बात का संबंध, हम अगर बात करते हैं कि ह्यूमन बींग के बीच जो रिलेशन होता है तो एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है कि एक लड़की किसी की पत्नी बन जाती है, एक लड़का किसी का पति बन जाता है तो वो रिलेट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वैसे ही ये रिलेटिव प्रोनाउन भी ऐसे ही कार्य करता है, एक नाउन के साथ जुड़ करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आते हैं point पे। पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। देखो, व्हाट, विच, हु, whom, whose, what, which, who, whom, which, that, but और एज, ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छी तरह से इन्हें नोट कर लीजिएगा। व्हाट, विच, हु, whom, whose, दैट, बट, एज, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में। अगर आप एक डायरी रखते हैं, नोट करते चलते हैं प्रत्येक एपिसोड को तो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। आते हैं फर्स्ट। देखो, हम इसका इस्तेमाल जब भी करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ही करते हैं। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो, ये इसमें दो सेंटेंस है। यहाँ से लिसन टू मी, देखो इसका सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट यू है जो हिडन होता है। तो यहाँ से ये इम्परेटिव सेंटेंस बनता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस बनता है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। और यहाँ से व्हाट आई एम सेइंग, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है और सेइंग मेन वर्ब है जो पार्टिसिपल है।
अब देखो आई एम सेइंग, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया जो टेंस को डिस्क्राइब करता है, मेन वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो आई एम सेइंग, तो क्या सेइंग, जो सेइंग कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट है, यानी यहाँ पर व्हाट ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। देखो ये जितने भी प्रोनाउन मैंने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव में भी काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी, एक्सेप्ट हुज प्रोसेस को शो करता है, इसलिए वो सिर्फ पॉजिटिव केस में रहता है। तो देखो ये एक सेंटेंस हुआ और सेंटेंस नंबर 1, और ये आपका सेंटेंस नंबर 2 हो गया। देखो सेंटेंस क्या है, तो जिसका एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, इसमें दो सब्जेक्ट हैं। एक यहाँ यू जो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड का मतलब लिखा नहीं गया है, लेकिन सामने वाले को ही कहा जाता है, इसलिए यू बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक इसमें है, और लिसन टू मी ये क्रिया हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो मी ऑब्जेक्ट है, ये लिसन टू वर्ब है, और जो सब्जेक्ट है हिडन है। यानी एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया कि आई सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सेइंग मेन वर्ब है, और व्हाट इसका ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा ये है। अब आगे आपको जब हम पढ़ाएंगे सेंटेंसेस के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनेंगे, तो उसमें आप क्लॉज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट में एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब क्लॉज। तो वहाँ पे ये चीज़ें एक बार आपको इसी तरह से पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए ये जो एक क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं कि व्हाट आई एम सेइंग, ये एक क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज है। क्योंकि ये नाउन का काम करता है इसलिए नाउन क्लॉज है। कारण कि व्हाट आई एम सेइंग एक बात के लिए कहा जा रहा है, मैं जो कह रहा हूँ, तो सिर्फ ये बात को डिनोट करता है ये क्लॉज, इसके लिए ये नाउन क्लॉज हो गया। आते हैं आगे। तो अब इसमें इन बातों को अगर हम छोड़ते हैं, ये तो हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। इसमें देखो ये व्हाट आई एम से, लिसन टू मी व्हाट आई एम से, ये पूरा का पूरा जो बात हो रहा है उसको व्हाट जो है जोड़ने का काम कर रहा है कि व्हाट आई एम से। तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये पूरे क्लॉज के बारे में ये व्हाट अकेले और उनके ऑन बिहाफ काम कर रहा है कि व्हाट आई एम से। तो इस तरह से ये इसका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और ये नाउन हो गया, और इसी के बदले ये आया है। एक इजी एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको इससे बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं हु का, इसका यूज कर सकते हैं। मोहन इज द बॉय who helps me in the class. मोहन इज द बॉय who helps me in the class. मोहन ही वह लड़का है जो कक्षा में मेरी मदद करता है। अब यहाँ सब समझते हैं कि किसका क्या रोल है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, टेंस डिस्क्राइब करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और यहाँ ये कम्प्लीमेंट हो गया द बॉय। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा, मोहन इज द बॉय। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हु हेल्प्स, हेल्प क्रिया है, इसका मतलब क्रिया के पहले जो आया वो उसका सब्जेक्ट बन के आया, क्योंकि हेल्प करने का काम हु कर रहा है, हु हेल्प्स। तो अब देखो अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, हु के बाद अगर आप जैसे हु डज हेल्प मी, इसमें देखो हु के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पर हु के बाद हेल्प्स आ गया, हेल्प्स आ गया। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे इसका मतलब कौन है, और यहाँ पर हु का मतलब जो है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है। तो
यहाँ इसका अर्थ जो से लिया जाएगा, हु हेल्प्स मी इन द क्लास। तो ये मी ऑब्जेक्ट हो गया और ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ये हु किसके लिए आया है, हम इस सेंटेंस में पाते हैं कि मोहन इज द बॉय हु हेल्प्स मी इन द क्लास। तो हु बॉय है, मोहन ही है। ये आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसी को डिक्लेयर करने के लिए आता है जो इस वाक्य के सेंस को पूरा करता है। तो जो मोहन है ये प्रॉपर है और इसी का कॉमन नाम बॉय है, यानी जो मोहन है वही बॉय है, बस दो अलग अलग नाम हो गए। यहाँ उसका पर्टिकुलर नेम हो गया और यहाँ उसका क्लास नेम हो गया कि किस क्लास किस वर्ग से है, तो लड़का है, तो ये प्रॉपर हो गया। और कॉमन यानी मोहन जो है सब्जेक्ट है वही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। और ये बॉय कौन है, तो जो मदद करता है। तो जो कौन है भाई, मोहन है, मोहन ही कक्षा में मदद करता है। तो यानी जो मोहन है वही यहाँ है और ये बॉय ही के लिए हम हु लगा रहे हैं। ये बॉय नाउन है, बॉय नाउन है और इसके बदले हमने हु लगाया, तो नाउन का स्थान कौन लेता है, प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर बॉय के बदले ये हु जो आया ये प्रोनाउन हो गया। अब इस वाक्य में इसका रोल क्या है, क्योंकि रोल के आधार पर नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को और ये दूसरे वाले सेंटेंस को, दोनों को ये कनेक्ट करता है। क्योंकि अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो दो सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए पहला सेंटेंस बनता है मोहन इज अ बॉय और दूसरा सेंटेंस बनता है मोहन हेल्प्स मी इन द क्लास, इन द क्लास। देखो एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। ये पहला सेंटेंस है मोहन इज द बॉय के मोहन इज ए बॉय। मैंने यहाँ पर द आर्टिकल लगाया है, उसका रीजन है कि अब रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज किया है इसके कारण द का जो वहाँ करना पड़ा है। बात पे हम एम्फेसिस डाल रहे हैं कि मोहन ही वो लड़का है जो कहता है। अब यहाँ देखो यहाँ हमने दो कॉलम किया, तो ये फर्स्ट जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ है कि मोहन इज ए बॉय। फर्स्ट टाइम जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है, हमारे लिए वो परिचित नहीं होता है। और जब दूसरी बार उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो परिचित हो जाता है। अब यार मोहन हेल्प्स मी इन द क्लास, तो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मोहन था और दूसरे सेंटेंस में भी मोहन सब्जेक्ट है। अब इन दोनों में क्या होता है कि इंग्लिश में रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन बनाने का कारण क्या है, तो टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। बार बार नाउन नहीं है, इसके बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये उसका कस्टम कहें कि हम जितना शॉर्टली चले, एक बात की बार बार पुनरावृत्ति न करें, उसके लिए अलग अलग से तरीके अपनाए गए हैं। जैसे क्वेश्चन टैग आप पढ़ते हैं उसमें भी शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आप नोट्स राइटिंग करते हैं तो उसमें भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आप एसएमएस करते हैं तो वो शॉर्ट मैसेज है ही। तो इसमें लैंग्वेज में जितना कम शब्दों में आप जितना ज़्यादा गहरा प्रभाव दे सके उसी को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे ये दो बार मोहन है। अब हम कहें कि मोहन इज ए बॉय, मोहन हेल्प्स मी इन द क्लास, तो सुनने वाले को थोड़ा और लगेगा। और उसी चीज़ को अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मोहन इज द बॉय हु हेल्प्स मी इन द क्लास, तो ये बेहतर लगता है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार तो हम चूँकि इंट्रोडक्शन देना है किसी का, तो ये तो जानना जरूरी है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो ये मोहन का फर्स्ट टाइम रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक नाउन के बारे में आपको परिचय नहीं होगा, प्रोनाउन आप किसके बारे में लगे। प्रोनाउन तो भाई अपने पहले आए नाउन से ही रिलेट करें ना, कि बार बार उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि अगर कहते हैं कि देयर वॉज ए हार्मिट हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो एक हर्मिट एक साधु जंगल में रहता था। तो अब हमने बता दिया कि हर्मिट रहता था। अब उसके बाद हमको जितनी बार बात करना होगा तो बार बार हमें हर्मिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर हमें नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी ओल्ड। अब ही किसके लिए हमने यूज किया, तो हर्मिट के लिए यूज किया। अब जितनी बार ही का प्रयोग करेंगे तो जो रीडर है उसे समझ में आएगा कि ही, यहाँ तो हर्मिट के बारे में बात आई है। कोई पूरी ही लगाने के लिए आपको पता है कि मैस्कुलिन जेंडर का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, ये पुरुष के लिए लेंगे तो पहले जिक्र हो चुका है कि ये हर्मिट है, इसलिए अब उस नाउन के बदले बार बार
ही का प्रयोग किया जा रहा है। तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन बना है, इसलिए यहाँ पर बार बार नाउन जो आ रहा है तो इसी के रिपीटेशन को खत्म करना है। तो फर्स्ट टाइम हमने नाउन दे दिया, इसमें मोहन इज अ बॉय की जगह हमने लिख दिया मोहन इज द बॉय, और ये हु है तो हु इस दूसरे वाले जो मोहन है, इस मोहन के बदले इस हु का प्रयोग कर दिया गया है, हु हेल्प्स मी इन द क्लास, यानी इसका रिपीटेशन खत्म हो गया। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से बना। तो ये रिपीटेशन खत्म हो गया। दूसरी चीज, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों को जोड़ने का ये कड़ी हो गया, लिंक कर रहा है। चूंकि यहाँ पे दोनों पर्टिकुलर हैं, अलग अलग सेंटेंस है, और इसमें हम पाते हैं कि ये दोनों सेंटेंस एक साथ मिक्स अप कर गए हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्यों है ये आगे आपको पढ़ाएंगे, जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो इसमें देखो, ये मोहन इज द बॉय, ये अपना इंडिपेंडेंट अर्थ रखता है, मोहन एक लड़का है, ये स्पष्ट है। लेकिन हु हेल्प्स मी इन द क्लास, जो कक्षा में मेरी मदद करता है, खाली इतना अगर कहा जाए कि हु हेल्प्स मी इन द क्लास, जो मेरी कक्षा में मदद करता है, तो इससे ये पता नहीं चलता है कि हु कौन है, जो कौन है जो मदद करता है। तो इसके लिए मोहन का आना जरूरी है। तो ये जो है सेकेंड वाला उसे, ये देखो मोहन इज द बॉय, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल कहो, मेन कहो, इंडिपेंडेंट कहो, तीनों नाम से इसको जाना जाता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये दूसरा है हु से लेकर के ये सेंटेंस, ये जो है सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट, या आप इसे सबऑर्डिनेट कहो या फिर आप डिपेंडेंट क्लॉज कहो, डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज, ये इस पे आश्रित है। तो ऐसे जब फर्स्ट आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि एक ही डिपेंडेंसी दूसरे पे होते, जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, जिसको किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, वह जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब रही कि यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों का नाम क्लॉज रहता है, क्योंकि एक बड़े सेंटेंस के ये हिस्सा हो जाते हैं। जैसे ट्रेन की बोगियां हैं, अगर एक इंजन चलता है 2 बोगी को लेके भी जाता है तो वो ट्रेन है, 4 बोगी को भी लेके जाता है तो ट्रेन है, 30 बोगी को लेके जाता है तो भी ट्रेन है। और उसी ट्रेन के 30 बोगियों को दो दो का सीरीज तोड़ करके हमने बना लिया और अलग अलग से इंजन लगा दिया, तो 15 ट्रेनों से बन सकती हैं। तो जब ये इनको तोड़ दिया जाएगा, अलग अलग सेंटेंस जो बन जाएंगे, यानी हु हटा दिया जाए और फिर दोबारा मोहन के साथ इसे लिखा जाए कि मोहन इज बॉय, मोहन हेल्प्स इन द क्लास, तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए। तो वहाँ ये सेंटेंस कहलाएंगे। जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया यहाँ पे, तो दोनों अपने अपने अस्तित्व को खो लिए। जैसे होता है ना कि छोटे छोटी पार्टियां बनी होती हैं कि ये राजद है तो ये सपा है तो ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये दुनिया भर की पार्टियां हैं। लेकिन अभी अगला जो चुनाव आएगा तो ये सारी पार्टियां एक में मिल करके खिचड़ी हो जाएंगी और एक इनका नाम हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम इन्होंने चुन लिया होगा, चुन करके दे देंगे कि महागठबंधन जैसे नाम चलता है इन लोगों का। तो सब पार्टियां अपने अस्तित्व को खो करके एक में जुड़ जाती है और उस पार्टी का नाम हो जाता है महागठबंधन। और जब फिर बिखरती हैं तो फिर अपना स्वतंत्र हो जाती है, कोई सपा हो जाता है, कोई बसपा हो जाता है, कोई राजद हो जाता है, ये सारी पार्टियां अपना स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन एक साथ अलायंस में जब आती हैं तो अपने मूल अस्तित्व को खो करके ये मिश्रित हो जाती हैं। वैसे ही इनको अगर तोड़ दिया जाए तो अलग अलग सेंटेंस जो बनेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब इनको कंबाइन कर दिया गया तो ये अपने मूल भाव को खो दिए, यहाँ पे ये क्लॉज कहलाने लगते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अगले वीडियो में मैं इस पर और फोकस करूँगा। जितने हैं हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट, बट, एज, वीडियो नेक्स्ट टाइम जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें नॉमिनेटिव केस में कैसा यूज है और ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज कैसे होता है, केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा आसान है समझ लेना कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है। तो इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें इनका नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एक चीज़ देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ कहना था
ये जो बॉय आया है, या जो मैंने बताया कि किसी के बदले ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो बॉय को एंटीसीडेंट कहेंगे। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती शब्द, पूर्ववर्ती, यानी प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसी नाउन के बदले ये प्रोनाउन आया होता है। इस बॉय को हम, इस हु को हम इस मोहन से नहीं बल्कि बॉय के साथ जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि इस बॉय के बदले ही ये हु वर्ड आया है। ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, इसी का रिप्लेसमेंट हु है। अब यहाँ ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है रिलेटिव। तो अगले दिन एक अगले वीडियो के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।